गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, महावीर स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के पेपर सेट नंबर 7 जिसका कोड है 825 EZ उसका फुल सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। खंड आ के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है, ओटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो आंसर है जर्मनी। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई? तो आंसर है 1815। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? तो आंसर है रक्षा। ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो आंसर है अमेरिका। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका कथन है? सो आंसर है बाल गंगाधर तिलक। भारत में मताधिकार की आयु क्या है? तो आंसर है 20 वर्ष। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह, तो आंसर है सी वाला, ए और बी, सभी नागरिकों को समानता को बढ़ावा देती है और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। आठवां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आंसर है 1885। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त है? तो आंसर है संघ को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी। निम्नलिखित में किस राज्य में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं? आंसर है उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? तो आंसर है पवन ऊर्जा। बस प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? तो आंसर है उड़ीसा। निम्नलिखित में कौन सा धात्विक खनिज है? तो आंसर है मैग्नीज। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? तो आंसर है मत्स्य उद्योग। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? तो आंसर है पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया? तो आंसर है 33%। मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति में? आंसर है श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो आंसर है खनन। और 20वां जो अंतिम प्रश्न है, विकल्पों का उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना? तो आंसर है 1986। ये 20 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको OMR शीट पर देना है। प्रश्न नंबर 21, फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? तो इसका आंसर होगा, फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला है दोषयुक्त शासन व्यवस्था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण वहाँ की दोषपूर्ण शासन व्यवस्था थी। देश का राजा प्रधान होता तथा वास्तु अनुसार आचरण करता था। इसके अंतर्गत करों की वसूली की करने की प्रणाली अत्यधिक दोषपूर्ण थी। राजा स्वयं अपने अधिकारों द्वारा कर वसूल नहीं करता था, अपितु वह अधिकार सबसे अधिक बोली देने वाले व्यक्ति को दिया जाता था, जिसने फ्रांस के लोगों में असंतोष की भावना को प्रबल किया। दूसरा है सामाजिक असमानता। फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक असमानता थी। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांसीसी समाज में अत्यधिक असमानता प्राप्त थी। समाज दो वर्गों में विभाजित थे। प्रथम वर्ग में कुलीन तथा पादरी वर्ग आता था जो करों का भुगतान नहीं करता था, जबकि दूसरे वर्ग में किसान और श्रमिक आते थे जो अत्यधिक करों का भुगतान करते थे तथा उनकी सामाजिक स्थिति ठीक नहीं थी। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के अथवा में प्रश्न है, नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा, नमक सत्याग्रह गांधी जी द्वारा नमक कानून को तोड़ने के लिए चलाया गया आंदोलन है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि दांडी यात्रा अथवा नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 24 दिन तक यह अहिंसा मार्च 6 अप्रैल को दांडी पहुंचा और अंग्रेज़ों का बनाया नमक कानून तोड़ा। उस समय देश पर अंग्रेज़ों का राज था और किसी भी भारतीय के नमक इकट्ठा करने या बेचने पर रोक थी। भारतीयों को नमक अंग्रेज़ों से ही खरीदना पड़ता था और अंग्रेज़ नमक पर भारी कर वसूलते थे। नमक सत्याग्रह अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ एक बड़ी यात्रा थी। दांडी में समुद्र किनारे पहुंचकर महात्मा गांधी ने गैर कानूनी तरीके से नमक बनाया और अंग्रेज़ों के नमक कानून को तोड़ा। इस प्रकार से हम नमक सत्याग्रह के बारे में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किस प्रकार लैंगिक भिन्नता ने राजनीति को प्रभावित किया है? संक्षेप में लिखिए। तो इसका आंसर है, निम्न आय और मध्यम आय वाले देशों में महिलाएं नागरिकों के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में पुरुषों से कम दिखाई देती हैं और बोलती हैं।
भारत के मध्य प्रदेश में राजनीतिक भागीदारी में लगातार मौजूद लैंगिक अंतराल पाया गया है। इसका कारण महज संसाधनों का समान वितरण, श्रम का अकुशल घरेलू विभाजन या लैंगिक निषेध वाली संस्थाएं नहीं होकर महिलाओं को घर के अंदर रोकना है। भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पुरुषों की अपेक्षा कम रहती है। जमीनी स्तर पर महिलाओं के आंदोलन उभरे हैं। इसका मुख्य उदाहरण है गुलाबी गैंग, जिसने महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा में कमी के लिए संघर्ष किया। वर्तमान समय में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है। अनेक महिलाएं कई राजनीतिक दलों की सदस्य हैं। इस प्रकार से हम इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के अथवा वाला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर होगा, सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह या समुदाय की भागीदारी होती है। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतांत्रिक सरकार में प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी होती है और भागीदारी के द्वारा संभव हो पाती है। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए, बहुसंख्यक के आतंक से बचने के लिए, लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। भारतीय संदर्भ में सत्ता की भागीदारी दो प्रमुख कारण है। पहला युक्तिपरक और दूसरा है नैतिक परक। युक्तिपरक यह तर्क यह दबाव देता है कि सत्ता की साझेदारी बेहतर परिणाम निकलते हैं। सत्ता की साझेदारी अच्छी होती है क्योंकि यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभाव्यता को कम करती है, क्योंकि यह सामाजिक संघर्ष प्राय हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करते हैं। उसके अलावा जो नैतिकतापूर्ण है, यह इस बात पर बल देता है कि सत्ता की साझेदारी का कार्य मूल्यवान होता है और सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा होती है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, खनिज के संरक्षण की विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर है, खनिज संसाधनों के निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं जबकि उनका उपभोग मात्र कुछ ही दिनों में किया जा सकता है। खनन को घातक उद्योग बनने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा नियम व पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन अनिवार्य है। खनिज संसाधन सीमित और गैर नवीकरणीय हैं, इसलिए हमें खनिज संसाधनों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। साथ ही खाद्यान्नों के निरंतर उत्खनन से खानों की गहराई बढ़ने लगती है, जिससे खनिजों की गुणवत्ता में भी कमी आने लगती है और उत्खनन की लागत बढ़ जाती है। इसलिए हमें खनिजों का संरक्षण करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के महत्व की विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण का महत्व निम्न प्रकार से है। नंबर 1, वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप उत्पादों स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच अत्यधिक प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों के समृद्ध वर्ग को लाभ पहुंचता है। यह बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों और कम कीमतों के साथ बेहतर विकल्प देता है। दूसरा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में निवेश करने में वृद्धि की है, जैसे सेल फोन, मोटर गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, ठंडे पेय पदार्थ, जंक खाद्य पदार्थों एवं बैंकिंग जैसी सेवाओं में निवेश इत्यादि। उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाले स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई हैं। वैश्वीकरण नई एक और उन्नत तकनीक को लाता है जिसके द्वारा स्थानीय कंपनियों को लाभ पहुंचता है। इन्फोसिस, टाटा, एशियाई पेंट्स, रेनबैक्सी जैसे कुछ बड़ी भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरी हैं और अन्य देशों में कंपनियों की स्थापना की है। इस प्रकार से हम वैश्वीकरण के महत्व को भारतीय अर्थव्यवस्था में दर्शा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, झूम कृषि की विशेषताओं के विवेचना करना है। तो इसका आंसर होगा, झूम खेती की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस खेती में पेड़ों को काटकर तथा जलाकर भूमि के टुकड़े को साफ किया जाता है। दूसरा है, यह कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता तथा अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। तीसरा है, 2-3 वर्षों के बाद भूमि को उस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है क्योंकि मृदा अपरदन और मृदा की उर्वरता कम होने से उत्पादन कम हो जाता है। इस तकनीक का प्रयोग कम आर्थिक रूप से विकसित देश या कम आय वाले देशों में किया जाता है। कुछ देशों में काश्तकार अपने कृषि चक्र के एक तत्व के रूप में काटने
और जलाने की प्रथा का प्रयोग करते हैं। भूमि को अक्सर स्लैश एंड बर्न विधियों द्वारा साफ किया जाता है और शेष वनस्पति को जला दिया जाता है। इस प्रकार से हम झूम खेती के विशेषताओं के बारे में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के अथवा का प्रश्न है, उपभोक्ता के शोषण के किन्हीं 4 कारणों की समीक्षा कीजिए। तो इसका आंसर है, उपभोक्ता का शोषण करने वाले कारक इस प्रकार हैं। नंबर 1, गलत या अधूरी जानकारी देने वाली कंपनियां। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक सामान में उचित सुरक्षा मापदंडों में कमी। तीसरा है, अनेक व्यापारी अनुचित व्यापारिक प्रथाओं में लिप्त पाए जाते हैं, जैसे दुकानदार उचित वजन से कम वजन तौलते हैं। चौथा है, उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए समय समय पर मीडिया और अन्य स्रोतों जैसे होर्डिंग्स आदि द्वारा गलत एवं कृत्रिम सूचना देना। उपरोक्त शोषणों से बचने के लिए उपभोक्ताओं को सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 25, सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इस आंदोलन की सीमाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इन प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। 25 के अथवा वाला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मंदी के किन्हीं 4 परिणामों के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत संघ एक अर्धसंघीय ढांचा है। इसकी पुष्टि के लिए 2 कारणों का उल्लेख करना है। अथवा में लोकतांत्रिक सुधार से आप क्या समझते हैं? इसके द्वारा उठाए जाने वाले कदम। तो ये प्रश्न इस साल सिलेबस से कम हो गया है, यानी हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है? इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय बताना है। अथवा में संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है? भारत में संसाधन नियोजन हेतु कोई उपाय बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 28 है, विकास की अवधारणा क्या है? सामान्यतः इसे किन घटकों में सम्मिलित किया जाता है? अथवा में तृतीय क्षेत्र क्या है? इसकी विशेषताओं के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 के अंतर्गत मानचित्र संबंधी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर हमें मानचित्र में भर के देना है। पहला इतिहास से संबंधित मानचित्र है, जिसमें सही नाम और सही अंकन के लिए आधे आधे अंक का निर्धारित है। इसमें हमें इस चिन्ह के माध्यम से इसे दर्शाना है। जैसे पहला है वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो आंसर है कोलकाता। और कोलकाता को हम मानचित्र में यहाँ पर दर्शा सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अर्थात अमृतसर को हम मानचित्र में यहाँ दर्शा सकते हैं। तीसरा प्रश्न, वह स्थान जहाँ से महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, आंसर है दांडी। और दांडी को हम यहाँ चिन्ह के माध्यम से दर्शा सकते हैं। अगला है गुजरात का वह स्थान जहाँ किसानों ने सत्याग्रह किया, तो आंसर है खेड़ा। खेड़ा को भी दांडी के बिल्कुल जस्ट पास में हम दर्शा सकते हैं। अगला है 5वां वह स्थान जहाँ वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो आंसर है लाहौर। और लाहौर को मानचित्र में हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं। 29 के खा के अंतर्गत भूगोल से संबंधित प्रश्न हैं, जिनके उत्तर में हमें मानचित्र में दर्शाना है। पहला है उत्तर भारत की एक नदी को चिन्ह द्वारा दर्शाना। तो उत्तर भारत की एक नदी है गंगा, और गंगा नदी को हम चिन्ह के माध्यम से यहाँ से यहाँ तक गंगा नदी को हम दर्शा सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, एक ताप विद्युत केंद्र को चिन्ह के द्वारा दर्शाना। तो आंसर है पनकी। और पनकी जो ताप विद्युत केंद्र है, यहाँ हम इसको यहाँ पर इसके तीर चिन्ह के माध्यम से दर्शा सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो कानपुर में के स्थित है। अगला है भारत के पूर्वी तट का एक समुद्री पत्थर बंदरगाह है, तो उसको हमें इस चिन्ह के माध्यम से दर्शाना। तो आंसर है पारादीप। और पारादीप को हम, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो उड़ीसा में है, यहाँ पर दर्शा सकते हैं। अगला है चाय उत्पादक क्षेत्र, तो है असम। और असम में जो चाय उत्पादक क्षेत्र है, हम यहाँ असम में चाय उत्पादक क्षेत्र को दर्शा सकते हैं। 5वां अंतिम प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की राजधानी। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर, जो वर्तमान में बनी हुई है। इसको हमें इस चिन्ह के माध्यम से दर्शाना है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, नया रायपुर को हम इस प्रकार से इस चिन्ह के माध्यम से दर्शा सकते हैं। इस प्रकार से ये पेपर पूरा सॉल्व होता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।